इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी आपका अपना कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आप तक वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो जरूरी हैं आपको समय, मौसम, परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि हमारा प्रयास है कि जो जानकारी आप तक पहुंचे और जिससे आप जो है अच्छा लाभ उठाकर जो कम लागत पे अधिक जो है उत्पादन कर सके, यानी हमारे जो किसान साथी हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि किसान की आर्थिक मजबूती के बिना किसी भी देश की, खासकर हम भारत की अगर बात करें तो उसकी आर्थिक संपन्नता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस वास्ते ज़रूरी है कि हमारा जो किसान है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। और इस कड़ी में हम हर रोज़ आपके बीच में जो नए नए विषय लेकर आज जो हम विषय लेकर आए हैं, सबसे पहले उसकी बात करें कि जो किसान साथियों की जो ज़मीन है उसकी उपजाऊ शक्ति दिन पर दिन कम होने लगी, एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो अनाज है वो भी चल रहा है। हम बार बार कहें कि भाई ऐसा अनाज आ गया, मानव की जो उम्र है वह घट गई है, ऐसा अनाज खा रहे कि जहर है उसमें। तो ये जो सारी समस्याएं आपके सामने आई, मानस ने समस्या तो है ही, ज़मीन ने भी समस्या आ गई, क्योंकि ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति कम होगी। तो ऐसे में एक बार फिर हम जो है लौटते हैं आपकी प्राकृतिक खेती का नहीं, जैविक खेती का नहीं, और उसमें जैविक खाद, जैविक कीटनाशक और उन जो है बीजों का उपचार भी जैविक तरीके से करने, सारी बातें पे हम वापस लौट कर आए हैं ताकि जो खेती है हमारी बढ़िया हो सके और जो ज़मीन है उसकी उपजाऊ शक्ति भी बढ़े। तो खासकर जो जैविक खेती की जो उद्देश्य हैं, जब उसकी हम बात कर रहे हैं, हम क्यों चाहें कि बार बार कि जैविक खेती करो, बार बार हम कहें कि रासायनिक जो उर्वरक हैं, खाद है, उनका प्रयोग बंद कर दो, कम कर दो, क्यों बार बार जोर दे रहे हैं? क्योंकि आवश्यकता है, समय की मांग है, आदमी मानस का जो शरीर है वो तो ख़त्म हो रही है। तो इस वास्ते कुछ के ऐसे तरीके हैं कि जिन तरह हम जो रासायनिक खाद्यों का प्रयोग कम कर सकें, रासायनिक खेती से हम जो है जैविक खेती की तरफ आ सकें, और ख़ासकर जिस तरह आपके जो कार्बनिक खाद हैं उनका प्रयोग कर लें, जीवाणु खादों का प्रयोग कर लें, जैविक तरीके के जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग कर लें, जो आपकी माटी के संरक्षण की क्रिया हैं उन अपना लें, फसल चक्र में आप जो है दालों का प्रयोग करके फिर अपना लें, या जो आपके जो फसल अवशेष हैं जिसना पराली फान्य जो हम कहो, उनका सही प्रयोग करके भी आप जो है इसने अपना सकें। तो उसे फसल चक्र एक महत्वपूर्ण विधि है, और जो उसमें आपके जो जैविक जो खाद है, कीटनाशक है, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस वास्ते हम चाहेंगे कि आप सारे जो है जो उर्वरक, जैविक उर्वरक, इनका प्रयोग कर लें, जैविक खेती कर लें, यानी चाहे उर्वरक हैं वो भी जैविक हो, कीटनाशक हैं वो भी जैविक हो, आपके जो खाद हैं वो भी जैविक हो, आपकी जो बीज उपचार की जो है वो भी सारे का सारा जो है जैविक हो। तो जैविक में जितों तक जैविक खाद की बात है, थोड़ी सी उसकी बात कर लें। उसका फ़ायदा क्या है? जब भी हम जैविक खादों का प्रयोग करेंगे उस तरह की होगा, जो मृदा है, जो माटी है, उसकी जैविक स्तर बढ़ जाएगा।
उसमें जो लाभकारी वाले जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी और जो आपकी माटी है बहुत घनी उपजाऊ हो जाएगी। ये हो गया एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि जो पौधे हैं आपके उसने बढ़ने खातिर जो जरूरी खनिज पदार्थ चाहिए वह उस तरह जैविक तत्व मिल जाएंगे और जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है वो सारे के सारे आपके पौधे में पहुंच जाएंगे। उससे क्या होगा, आपका जो पेड़ा है वो स्वस्थ हो जाएगा, तकड़ा हो जाएगा और उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी। और क्या फ़ायदा होगा इसका कि जो रासायनिक खाद के मुकाबले जो जैविक खाद है सस्ता होगा, टिकाऊ होगा और इसकी बनाने की जो विधि है वो आसान होगी। और जो हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारी माटी में जो हुमस ये बढ़ जाएगी और जो माटी की भौतिक अवस्था है उसमें भी अच्छा सुधार होगा। और देख लो क्या फ़ायदे हैं इसके। यूँ फ़ायदा भी है कि जो पौधे न बढ़ने खातिर जो जरूरी तत्व हैं जिस तरह नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वो काफ़ी मात्रा में जो है आपके इन जैविक खाद्य से मिल जाएगी। और भाई जो आपके कीड़े, बीमारी, खरपतवार इनका नियंत्रण भी काफ़ी हद तक हम फसल चेक करता है। जो कीट के प्राकृतिक शत्रु हैं या जो प्रतिरोध किस्म और जैव उत्पाद द्वारा हम कर सकें। दूसरी एक बात और कि जैविक खाद सड़न पर कार्बनिक अम्ल हुआ है। जो भूमि में जो जितने भी घुलनशील तत्व हैं उनने क्या करेगा, घुलनशील अवस्था में बदल देगा। हो गया फायदा इसका। और ये तो बात है ही है कि जो बहुत से तत्व जो हैं आपकी फसल में मिलेंगे, पोषक तत्व, तो ये तो आपकी जो है खाद की बात है। अभी किस तरह जो है आप जो है रासायनिक खाद का प्रयोग करके जो अपनी जो फसलें खराब कर रहे हैं उसकी जगह जैविक खाद का प्रयोग करके आप अपनी फसल बढ़िया ले सकें, अपनी जो माटी है उसकी जो है उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकें। इसमें जब खाद की बात करेंगे तो भाई आप सबने पता है केचुआ खाद एक काफ़ी अच्छी है जिसे आप वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, इसका प्रयोग भी आप कर सकें। और एक नापेड विधि भी है उसकी बनाने की। ये सारी की सारी विधि हम समय समय पर आपके बीच में चर्चा करते रहे भी किस तरह आपने कंपोस्ट खाद बनानी है, किस तरह आपने बना कर वह किस खेत में प्रयोग करनी है, कौन कौन से तरीके होंगे, ये सब तो हम आपके सामने बार बार कर रहे हैं ताकि जो है हम उस रासायनिक जो है खाद की जगह जो प्राकृतिक खाद है, जैविक खाद है, उसका प्रयोग कर ले और आपकी जो धरती है उसकी उपजाऊ शक्ति अच्छी तरह बढ़ जाए। तो आप सोचेंगे अभी मारते मारते बात कर रहे हैं तो मैंने ये काम किया कि इसी बात ने लेकर कि कितना फ़ायदा है जैविक खेती का। उस वास्ते हम जाकर मिले एक प्रगतिशील किसान मुकेश कंबोज ने और उसने बताया कि के फ़ायदे उसने इस जो है जैविक खेती से लिए हैं। तो क्यों ना हम उनकी आवाज़ में सुन लें। धर्मवीर जी, मेरा नाम है मुकेश कंबोज और मेरा गांव है जोरड़ नाली सिरसा। मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से ही कृषि स्नातक हूँ और करीब 35 वर्ष जो है मैं अलग अलग जगह पर काम करते हुए पूरे भारतवर्ष में कृषि से संबंधित काम करते हुए मैं पिछले 2 साल से अपने गाँव वापिस पड़ता हूँ। और अपने गांव लौट करके मैंने जो है मेरी खेती के अंदर बहुत बड़े बदलाव लाए हैं, जिसमें धान और गेहूं का फसली चक्कर कई दशकों से जो अपनाया जा रहा था उसको तोड़ करके वहां धान की जो राख होती है उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके वहां पर अभी हमने नर्सरी यूनिट बनाया है। सब्जियां लगा रहे हैं, खरबूजे लगा रहे हैं, मतीरे लगा रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं और पानी की बचत के साथ साथ हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं और साथ ही साथ जैविक खेती अपनाई है हमने, जहां पर पिछले 2 वर्षों से हमने रासायनिक खादों का, रासायनिक जहरों का इस्तेमाल बंद कर दिया है और हम हमारे उत्पाद सीधे किसानों तक भी पहुंचा रहे हैं। यहाँ शाहबाद में आज मैं आया हूँ तो ये आलू का एरिया, मेरी किसानों से बात हुई है तो आज किसान यहाँ पर 10 से लेकर के 15 कट्टे रासायनिक खादों के प्रति एकड़ आलू पैदा करने के लिए कर रहे हैं, जबकि हमारे पास आज सैकड़ों क्विंटल जैविक आलू की डिमांड है। तो मैंने जब उन किसानों से बात की तो बोले कि ये संभव नहीं, हम खादों के बिना ये आलू कर पाए।
हमारे ही खेत में हम बिना रासायनिक खादों के बहुत लाजवाब आलू पैदा कर रहे हैं, उसे बड़े अच्छे भाव पर बेच रहे हैं। तो मैं यहाँ इन किसानों को ये प्रेरणा देने आया था कि आप जैविक खेती की तरफ बढ़िए और पानी की बचत कीजिए और साथ ही साथ अपने उत्पादों को इकट्ठे होकर के बेचिए। तो इसीलिए हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के जो कर्मठ नेतृत्व है प्रोफेसर बलदेव राज जी कंबोज कुलपति, उनको भी यहाँ पर हम लाए ताकि वो आकर के किसानों के संदेश दें और किसान एक उन्नत खेती की तरफ, एक फायदेमंद खेती की तरफ, एक स्वस्थ खेती की तरफ बढ़े। तो किसान भाई, आपने कहा कि भाई ये जो जैविक खेती है उसकी तरफ किसान भाइयों को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको भी इस साल में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है। तो उस सम्मानित करने के पीछे क्या राज था, क्या कारण था, क्या आपने उपलब्धि की है? जैसा मैंने पहले ही बोला कि मैंने मेरे खेत में जो 40 सालों से धान गेहूं का फसल चक्कर था उसको तोड़ने के लिए चावल के छिलके की जो राख है उसका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। उसमें गौशाला से ला करके हमने गोबर की बढ़िया खाद बना करके डाला। उसमें ड्रिप सिस्टम, छोटे फुवारे सिस्टम वो लगाए। वहां पर धान को हटा करके हमने सब्जियां लगाई जिसके अंदर खरबूजे भी हैं, मतीरे भी हैं और हर प्रकार की सब्जी लगाई। और सब्जी को हमने सीधे आगे जो खाने वाले हैं उन तक पहुंचाया। वहां पर हमने ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया है बाकायदा, दूसरे किसानों को हम सिखाते हैं। वहां पर हमने ट्रेनिंग हॉल बना करके आज अगल बगल के करीब 40 से 50 गांवों के किसानों को ट्रेनिंग दी है। मेरे अपने गांव में करीब 12 से 13 किसान जो है वो सब्जी लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने। और करीब करीब अब तक वहां पर 1100 किसान हमारे एरिया से, हरियाणा के अन्य जिलों से, पंजाब से, राजस्थान से आ चुके हैं जो वहां पर से सीख करके गए हैं और वो उन्नत तरीके जो है, वैज्ञानिक तरीके जैविक खेती के, वो सीख रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूँ जी, कि जो जैविक खेती है इसको सही भाव पर फायदेमंद तरीके से बेचा जाए तो उसके लिए इसका प्रमाणीकरण किया जाता है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से। तो वो जैविक प्रमाणीकरण का जो अधिकार है वो भी कृषि मंत्रालय की तरफ से हमें दिया गया है और पूरे हरियाणा में वो अनेकों किसानों का जैविक प्रमाणीकरण कर रहे हैं। किसान अपनी फीस लेते हैं, प्रमाणीकरण करवाते हैं, उनको एक वो मोहर मिलती है। तो वो मोहर उनके उत्पाद के साथ आगे खाने वाले पहचानते हैं कि हाँ ये जैविक उत्पाद है। तो वो अधिकार भी मेरे पास है। साथ ही साथ जो है मैं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का एक संस्थान है हैदराबाद में जिसे मैनेज कहते हैं, उनकी तरफ से मैं प्रमाणित जैविक खेती सलाहकार भी हूँ। तो इससे हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती के बारे में समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और उन्हें आगे भी बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे रहे हैं। तो किसान भाई, आपने हमारे से बातचीत की और ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी उस प्रगतिशील किसान की बात जो आप तक पहुंचाई मैंने कि किस तरह उसने जो है एक स्नातक एग्रीकल्चर होकर, कृषि का स्नातक होकर के और जैविक खेती को जो है अपनाया और उससे कितना लाभ हुआ। यानी वास्तव में जैविक खेती जो है आज के समय की मांग है, क्योंकि जो कृषि की जो हमारी जोत है घट रही है, संसाधन कम हो रहे हैं और जो कार्यकुशलता उनमें भी कमी है, जो लागत बढ़ रही है और जो रासायनिक आप उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, वो पर्यावरण ने भी दूषित कर रहे हैं और आपका जो शरीर है उसने भी खत्म कर रहे हैं, आपकी उम्र घटा रहे हैं। तो इस अवस्था में जरूरी है कि जो जहरीले कीटनाशक रासायनिक हैं उन्हें खत्म करें और एक बढ़िया अनाज आप तक पहुंचावा और बढ़िया कीमत भी आपने मिला। तो उसके वास्ते आपने यानी जो जैविक खेती है उसके कारण आना पड़ेगा। तो ये तो थी। उसके बाद अब बात है जब खेती, और खेती में मौसम का बहुत महत्व है। तो देखा कि हमारा आज का मौसम के एरिया और कल का मौसम होने की उम्मीद के है। किसान भाइयों, राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 90 और 80% रही। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 8 जनवरी तक मौसम आमतौर पर
परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। इस दौरान पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के कारण आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही पश्चिम विक्षोभ के कारण रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 6 जनवरी को कोहरा रहने और ठंडा दिन रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाई, आप अपनी फसलों में तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई कर सकते हैं। धन्यवाद। ये तो बात थी मौसम की कि मौसम आज का क्रिया कल न रहेगा और के हम कृषि कार्य कर सकें। जब कल की बात आई है तो बता दें, हम कल के प्रोग्राम में के लेकर आएंगे। एक तो लेकर आएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत के और एक चर्चा और कर लेंगे कि जो पत्तेदार सब्जी पालक है उसकी काश्त, क्योंकि पालक की मांग भी बहुत है, उसकी जो कीमत भी ठीक मिल जाए, तो उस सब्जी की हम बात करेंगे कि जो पत्तेदार जो सब्जी है पालक, उसकी जो है काश्त हम किस तरह कर सकें। अब आपको बोले भाई बात कर रहा यूँ तो मैंने एक आधा गीत सुना दिया, तो कार्यक्रम में जो अगली जो चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस रागनी के गल है। श्री कृष्ण मुरारी वास करे से, वास करे से तेरे तन में, एरा रोम रोम में रमे हुए से, फिर क्यों ढूंढे तावने में। श्री कृष्ण वारी वास करे से, वास करे तेरे तन में, रोम रोम रम्या हुए सो, फिर क्यों ढूंढे तावने में। कोटि में है चतुर्भुजी, सिर में बसते सालग्राम, बालों में है बाल मुकुंद, कानों में कन्हैया नाम, माथे पे मधुसूदन बसते सेलियों पे बसे श्याम, माथे पे मधुसूदन बसते सेलियों पे बसे श्याम। पलकों पर है प्रेम उनका, आंखों में आनंद बसे, कोइयों में कलोल करते, गालों पे गोविंद बसे, नाक में है नंद जिसकी प्रेम रूपी गंधे बसे, नाक में नंद जिसकी प्रेम रूपी गंधे बसे। भाई मुंह में मदो तंते तमोदरे, जीभ है जपे जिन्हें छने में, रोम रोम मन हुए से, फिर क्यों ढूंढे तावने में। श्री कृष्ण मुरारी वास करे से, वास करे इस तन में, रोम रोम में रम्या होया क्यों, फिर से ढूंढे तावने में। लगों पर है लीला ठोडी ठाकुर मूर्ति प्यारी देख, कंठ में केसोरी बसते गर्दन पे गिरधारी देख, बाजुओं पे बरज के वासी बगल में बिहारी देख, बाजुओं में बरज का वासी बगल में बिहारी देख। कोनी पावे राजा के समय गट्टियां पर गेरी राज, उंगलियां पे अविनाशी मुट्ठी में मुरली का साज, पीठ पे परमेश्वर बसते बिगड़े जो समारे काज, पीठ में परमेश्वर बसते बिगड़े समारे काज। देखे नस नाड़ी लहू हाड मासियो, रमरिया से राम बदने में, रोम रोम में रमे हुए से, फिर क्यों ढूंढे तावने में। श्री कृष्ण मुरारी वास करे से, वास करे तने में, रोम रोम में रम्या होया क्यों, फिर से ढूंढे तावने में। छाती पे है छाया उसकी छैल और छबीली शान,
कुचाओं पे कमलापति जगर में लो ज्योति जान, हृदय में हरि का वासा पेट में परमानंद मान, हृदय में हरि का वासा पेट में परमानंद मान। नबी में नारायण बसते कुल्य पर करतार देख, इंद्रियों पर ईश्वर गोदा गोवर्धन का भार देख, रनों पे राधा कृष्ण रक्षा और प्यार देख, रनों पे राधा कृष्ण रक्षा और प्यार देख। भाई गोड्या पे गोपाल चराई, गौजी ने बानी पाने में, रोम रोम में रमे हुए से, फिर क्यों ढूंढे ताबने में, श्री कृष्ण मुरारी वास करे से, वास करे इस तन में, रोम रोम में रम्या हो क्यों, फिर से ढूंढे ताबने में। पर स्वत बसते टकने पर टकाई मेर, पाया में है कदमनाब खाल में ना खाली छेर, पंजे ऊपर पंजा जिसका दुश्मन भी डटे ना फेर, पंजे ऊपर पंजा जिसका दुश्मन भी डटे ना फेर। बेटी तकिया एक माया तलवे में त्रिलोकी नाथ, ले सवर में लीन मालिक पास रह से दिन और रात, रक्षा का जगदीश चंद्र हरदम रखे सिर पे हाथ, रक्षा का जगदीश चंद्र हरदम रखे सिर पे हाथ। देखे मोर मुकुट मन मोहन की अति, मोरते बसे मेरे मने में, रोम रोम में रम्या होया क्यों, करे से ढूंढे ताजन में, श्री कृष्ण मुरारी निवास करे से, वास करे से इस तन में, रोम रोम में रम्या होया क्यों, फिर से ढूंढे ताबने में, श्री कृष्ण मुरारी वास करे से, वास करे से इस तन में। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो कृषि है उसमें सिंचाई का एक विशेष महत्व है। बिना सिंचाई के कृषि हो नहीं सकती। ये निकले कि पानी का हर एक के जीवन में महत्व है, चाहे वो खेती हो, चाहे मानस हो, चाहे फिर वो डांगर हो। तो जब जहाँ पानी नहीं है उठे देखो किसान का कितना बुरा हाल है। तो ऐसे में एक एक बूंद का प्रयोग और हर खेत तक पानी पहुँचे, एक योजना शुरू की गई जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सबसे पहले देखेंगे है कि है या तो प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है वो प्रधानमंत्री की पहल पर केंद्र ने हर खेत न पानी लक्ष्य के गला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। इसके में क्या है कि हर जिले में सारे खेतों तक पानी पहुंचाने की एक योजना बनाई और इस योजना लागू करने की जिम्मेवारी जो है कृषि मंत्रालय के गला गला जो ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय है उस तरह दी गई। इस तरह किया गया कि जितने भी कृषि फार्म हैं उसमें संरक्षित सिंचाई जरूर पहुंचनी चाहिए और सुनिश्चित करो कि हर खेत में पानी मिल जाए ताकि और हर बूंद का प्रयोग हो। तो इस योजना के अंदर क्या है, जो पुराने जल स्रोत हैं उनका निर्माण करना है, ठीक करना है, नए जल स्रोत बनाने हैं, जल संचय साधन है उनका निर्माण करना है, छोटे एक भंडारण जल के रखनी है, भूजल विकास जो है ग्रामीण स्तर पर जैसे परंपरागत जो तल जोड़ हैं उनकी क्षमता बढ़ानी है। इस तरह और जो सिंचाई के बाकी किसी क्षेत्र में जो भी साधन हैं उनको बढ़ावा देकर पानी इकट्ठा करके और उस खेत तक पानी पहुंचाना है जहाँ पानी नहीं पहुंचा, एक प्रयास करना है। तो इस खातर एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति जो है NEC जो है जिसके जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है वो उसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित थी
उसके मैट तय काम दिए गए, किस तरह के कार्यक्रम बनाएंगे, किस तरह संसाधन हैं, किस तरह उनका प्रयोग करेगा, किस तरह जो भिन्न भिन्न मंत्रालय हैं आपस में बैठ के न्यू कोशिश करेंगे कि भी वो खेत पानी तक, माफ करना, जो पानी है वो खेत तक पहुँच जाए। तो इसमें कुछ एक जिसे घटेंगे जी, एक तो क्या त्वरित सिंचाई के लाभ कार्यक्रम जिसने AIBP बोला है, एक तो वो योजना है। एक है हर खेत में पानी, यह योजना है। एक है जब प्रत्येक बूंद अधिक फसल, यह योजना है। और एक बनाई है पंधारा विकास। तो कुछ की सिंचाई योजना है जिनको बनाया गया है ताकि इनके माध्यम से जो है पानी हर खेत तक पहुँच कर जो किसान साथी की जो फसल है वो बढ़िया हो जाए। अब चलते एक बात करेंगे कि मोटे अनाज के बारे में बात करें कि हरियाणा भी कोशिश में लगे है कि जो मोटा अनाज है वो ज़्यादा हो ताकि जो लोगों को एक अच्छा भोजन मिल जाए, और उसके लिए हरियाणा ने बहुत से प्रयास भी करे हैं। इसके अलग अलग उड़ीसा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना है। जैसे तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना ने जो रायथू बंधु समिति बनाई, बाजरे खातर एक विशेष FPO बनाया। महाराष्ट्र की बात करें तो जलवायु जो अनुकूलन कृषि पे एक परियोजना तैयार करके बाजरे को बढ़ावा दिया है। या जो कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं तो उसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेले का आयोजन किया है बाजरे को लेके। और बाजरा के बारे में क्या है कि ये भविष्य का भोजन है। जो भी क्या है कि किसानों को क्या है कि जो है आप बाजरे की खेती करो और जो है 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर जो है आप प्रोत्साहन राशि लो। उड़ीसा ने जो है रागी PDS के तहत जो है 7 जिलों को शामिल किया, या उड़ीसा बाजरा मिशन चलाया है। तो इस तरह हरियाणा है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इनने तो अच्छे काम करे और बाकी पूरे जो देश की जो राज्य हैं वो भी काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर ये भी आपने देखा होगा कि कृषि मंत्री ने जो है संसद के अंदर बाजरे की खीर और बाजरे की रोटी जो है सांसदों को ला करके मोटे अनाज ने बाजरे को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि आप भी जो है मोटे अनाज का प्रयोग करो। तो आज का इस कार्यक्रम के जो प्रोजेक्ट थे वो थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इससे गला आज का हमारा किसान वाणी का अंक उरी खत्म होया। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी की राम राम।